नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS सर में। कैसे हैं आप सब? हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये पूरा का पूरा डाटा समाहित है समसामयिक चित्रकारों में, जिसमें राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता सहगल, दिनेश बिंद्रे के HF हुसैन, KS आरा, KS कुलकर्णी, लगभग सभी को समाहित किया गया है। जानकी हो, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर हों, यामिनी राय हों, सभी को एक साथ देखने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग पेन पेपर उठा के बैठिएगा, नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ से लगभग आपको 30 से 40 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, 30 से 40 प्रश्न अकेले ही। ठीक है, तो पेन पेपर अवश्य उठा के बैठिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सुपरफास्ट रिवीजन है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे फिर एक बार डाटा। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करना है, आज एक साथ देखने का प्रयास कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 इनका कार्यकाल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है विश्वविख्यात कवि होने के साथ साथ नाटक, संगीत, चित्र, नृत्य जैसी सभी कलाओं में पारंगत थे, ऐसा कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1861 को जोंडासाको, कोलकाता में ही होता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हों, अवनींद्रनाथ टैगोर हों, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर हों, ये सब जो है जोंडासाको, कोलकाता में ही जन्मते हैं, याद रखना है। और रविन्द्रनाथ टैगोर अवनी बाबू और गगनेन्द्र के जो है चाचा जी हैं, याद रखना है। और शांति निकेतन की शुरुआत इन्होंने कब की थी, तो ये डाटा पूछा जाता है। शांति निकेतन की शुरुआत 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की थी, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। और साथ ही साथ वह चित्रकार के रूप में बहुत देर से सामने में आए, जो है मूल रूप से कहा जाता है कई जगह 65 मिलता है, कई जगह 67 मिलता है। हालांकि इनकी आयु नहीं पूछी जाती है। 70 के दशक में पूछा जाता है कि 70 वर्ष की आयु में मूल रूप से चित्रकला की ओर कौन आता है, तो वो है रविन्द्रनाथ ठाकुर। और बतौर चित्रकार के रूप में इन्होंने जो है काम शुरू किया है और कोई स्थान नहीं मिल सका, परंतु बाद में जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रदूत माने जाने लगे। उनकी कला में कहीं कोई बनावट नहीं थी। शुरू की कृतियों में उन्होंने मात्र काली स्याही से चित्रण का कार्य स्टार्ट किया है और काली स्याही का खूब अच्छे से प्रयोग किया है। बाद में कृतियों में रंग आच्छादित हो गए। उन्होंने काव्यात्मक विषय, सुंदर मुख, आकर्षक शरीर आदि के स्थान पर सामान्य गौर सुंदर, बदसूरत विषय, अनाकर्षक शरीर और गंदगी से भरे भयावह दृश्यों को जो है चित्रित करने का काम उनका बहुत अच्छे से रहा है। ऐसा काम किसने किया है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में थके हुए यात्री, माँ और बच्चा, सफ़ेद धागे, प्राचीन कानाफूसी, बहुत बार पूछा गया, प्राचीन कानाफूसी, सफ़ेद धागे, माँ और बच्चा, थके हुए यात्री, ये जो है डाटा बहुत खास है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जो है चित्रित करने का काम किया है। दूसरे महत्वपूर्ण जो है चित्रकार को देखेंगे, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। इनका भी कार्यकाल जो है 1867 से 1938 तक रहा है। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का जन्म 1867 में कोलकाता में, वही स्थान याद रखना है, जोंडासाको, कोलकाता में हुआ था। इन्होंने डॉक्टर स्टेला कैम्ब्रिज के प्रभाव में आकर के 1923 के लगभग अनेक घनवादी प्रयोग आरंभ कर दिए। उन्होंने घनवादी और स्वप्निल शैली, ये पूछा जाता है बेटा, स्वप्निल शैली को किसने स्टार्ट किया, तो गगनेन्द्र नाथ ठाकुर उसके राइट आंसर बनते हैं। याद रखना है, स्वप्निल शैली स्टार्ट करने का श्रेय गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के पास है। किससे प्रभावित हुए हैं, तो ये स्टेला कैम्ब्रिज से प्रभावित हुए। तो स्वप्निल शैली आदि शैलियों में चित्र बनाए। चित्रों में पाश्चात्य प्रभाव अधिक दिखाई देता है। प्रायः उनके चित्रों में व्यंग और मौज की तरंग खूब अच्छे से झलकती है, ऐसा माना जाता है। किसके? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर के चित्रों में। बंगाल स्कूल की लीग से हट करके चलने वाले इस प्रथम प्रयोगवादी कलाकारों में 1938 में इस संसार से विदा ले ली। 1938 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। ये स्वर्गलोक को जो है गमन कर जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में कौन कौन सा है, तो अर्जुन और चित्रांगदा है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। अर्जुन और चित्रांगदा को किसने चित्रित किया है? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने चित्रित किया है। द गार्डन है, द गार्डन ऑफ हिस्ट्री जिसे कहा जाता है। निरूप व्रज है, नवलोहार है, अद्भुत लोग हैं, तुषार धविल है। तुषार धविल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और ये वर्षा भी बहुत बार पूछा गया। वर्षा को चित्रित करने का काम किसका रहा है? गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का एक अच्छा चित्र है। दुर्गा पूजन समारोह है और अट्टहास है। अट्टहास भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अट्टहास किसकी रचना है बेटा? तो ये गगनेन्द्र नाथ ठाकुर की अच्छी रचनाओं में से एक है। प्राचीन कानाफूसी किसकी है?
रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। अट्टहास किसकी है? गगनेंद्र नाथ ठाकुर की है। याद रखना है, इतना डाटा आपको यहाँ से भी याद रखना होगा। आगे बात करते हैं जॉर्ज कीट के बारे में। तो जॉर्ज कीट का जन्म बेटा अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के केडी नामक स्थान पे 1901 में हुआ था। उनके पिता भारतीय मूल के और माता जो है डच परिवार की थी। जॉर्ज कीट जो है सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय हैं। उनकी कला में जो है सेजान, गोगा और पिकासो की कला का खूब प्रभाव माना जाता है। उन्होंने ज्यामितीय ढंग से आकृतियों को रेखाओं में बद्ध किया है, सजोया है। उनके चित्र गीत गोविंद तथा कृष्ण लीला से संबंधित बताए जाते हैं। ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि कृष्ण लीला से संबंधित चित्रण किसका है, तो जॉर्ज कीट राइट आंसर बनते हैं। पिकासो की कला का प्रभाव ज़्यादा मिलता है जॉर्ज कीट के जो है चित्रों में। सेजान और गोगा के चित्रों का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है, तो वो भी जॉर्ज कीट के ही चित्रों में दिखाई देता है। तो इतना नाम आपको जॉर्ज कीट से ही जोड़े रखना है। उसके बाद नाम आता है यामिनी राय का, बहुत फेमस नाम है। 1887 से 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। यामिनी राय का जो जन्म है 1887 में बांकुड़ा जिले के बेड़िया तोड़ा गांव में, बांकुड़ा जिला बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है, यामिनी राय के लिए फेमस है, उसी गांव में होता है। यामिनी राय को बंगाल के पटचित्रों ने अत्यधिक प्रभावित किया था। तो ये बंगाल के पटचित्रों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से बनाने का प्रयास करती हैं और जो है पटचित्रों ने अत्यधिक प्रभावित किया था। और इन्होंने 1937 में ईसा के जीवन को चित्रित करने का काम स्टार्ट किया। ईसा के जीवन का चित्रण किसका है? यामिनी राय का है, याद रखना है। उनकी कला में ना विदेशीपन है, ना ठाकुर शैली का जो है धूमिल नैराश्य भावना दिखाई देती है। और बंगाल की लोक कला में अनुशीलन से उन्होंने एक जो है सर्वथा मौलिक शैली को उद्भावना की, जिसे यामिनी राय को पिकासो कहा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है, यामिनी राय को क्या कहा जाता है? पिकासो। या पिकासो किसकी उपमा है? तो मूल रूप से भारतीय क्षेत्र में यामिनी राय को पिकासो की श्रेणी में रखा गया है। किंतु यह अतिशयोक्त है, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने इन्हें भारतीय कला का पैगंबर भी कहा है। तो अतिशयोक्त नहीं होगा, अच्छी बात है कि भारतीय कला का पैगंबर इन्हें जो है कला समीक्षकों ने कहा है। बहुत सारे कला समीक्षकों का नाम भी आपको याद रखना होगा। यामिनी राय के चित्रों की तुलना प्रायः चाइल्ड आर्ट से की जाती है। बेटा चाइल्ड आर्ट से किसकी तुलना की जाती है? तो यामिनी राय के जो है ज़्यादातर चित्रों की तुलना जो है चाइल्ड आर्ट से की जाती है, क्योंकि इनके चित्रों में वह बाल सुलभ चंचलता, सरलता और चटक रंगों के प्रति लगाव है जो एक बालक के चित्रों में होता है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में राधा, कृष्ण और बलराम है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। राधा और कृष्ण और बलराम को किसने चित्रित किया है? यामिनी राय ने। गणेश और पार्वती हैं। ईशा और ईश हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछा गया। ईशा और ईश किसने है? जो है यामिनी राय का चित्र है। नर्तकी रामायण का एक दृश्य भी मूल रूप से किसका है? यामिनी राय का है। यामिनी राय का जो है जन्म आपको याद रखना है बांकुड़ा, ठीक है, बांकुड़ा में। और 3 स्त्रियां भी इनकी बहुत फेमस दृश्य है। 3 स्त्रियां बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। 3 स्त्रियां बिल्ली, केकड़ा, मछली, लोमड़ी और हाथी को भी मूल रूप से चित्रित करने का काम जो है किसका रहा है? तो वो काम रहा है यामिनी राय का। तो इतना नाम आपको सदैव याद रखना होगा यामिनी राय के लिए। अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है या इनका जन्म पूछा जाता है, यही ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इनके जो है चित्रण को आपको याद रखना होगा, चित्रण ही आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नाम आता है अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल 1913 में इनका जन्म होता है, 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी में हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, वहीं इनका जन्म होता है। 30 जनवरी 1913 का दिन था। इनके पिता जो है भारतीय सिख उमराव सिंह तथा माता जो है मारिया हंगेरियन थी। माता के बारे में बहुत बार पूछा गया है, कौन थी? हंगेरियन थी। इनका जन्म कहाँ हुआ है? हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। अमृता शेरगिल फेमस क्यों है? तो इनका जन्म 1913 में होता है। ये जो है काम्बो आफर है। इनके पिताजी है भारतीय सिख हैं जो है उमराव सिंह, और माता जो है ये हंगेरियन थी, मारिया। तो इन दोनों के जो है प्रेम विवाह में मूल रूप से अमृता शेरगिल का जन्म होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पेरिस में होती है। ये भी क्वेश्चंस कम से कम 20 बार पूछा गया है। प्रारंभिक शिक्षा अमृता शेरगिल की कहाँ हुई है? पेरिस में हुई है, याद रखना है। इन्होंने इटली की कला का अध्ययन भी खूब अच्छे से किया है। यह 1924 में भारत आई। 1924 में भारत आई। अमृता की कला से पूर्व और पश्चिम की शैलियों का बड़ा सुंदर समन्वय दिखाई देता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी दिखाई देता है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी दिखाई देता है।
आगे बात करते हैं। अमृता शेरगिल का एक ये दृश्य है, याद रखना है, बहुत फेमस है। ऊँट और ऊँट वाले अमृता शेरगिल की ही रचना है, ऊँट और ऊँट वाले। वह सेजा गॉगिन वॉन गॉग से भी प्रभावित रही। कौन? अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल जो है सेजा गॉगिन और वॉन गॉग प्रभावित रही हैं, अतः उन्होंने आकृतियों को सरल बनाया है और जो है उनकी गहरी बुझी रेखाओं ने घेरा और सामाजिक यथार्थ का अंकन भी अच्छे से किया है। चित्रों के रंग, वेशभूषा, संयोजन, गति और मुद्राएं भारतीय हैं। उन्होंने लाल रंग के बहुत अधिक बालों का प्रयोग किया है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में पहाड़ी पुरुष, बेटा ये डाटा आपको सदैव याद रखना है, घूट पी जाना है। पहाड़ी पुरुष, पहाड़ी स्त्री, भारतीय माँ, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइएगा बेटा। भारतीय माँ किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की है। ऊँट और ऊँट वाले किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की है। कथन कहानी, बाल बधू, ब्रह्मचारी, फल बेचने वाली, गणेश पूजा, हल्दी पीसती औरत, सिख गायक, हाथी का स्नान, बधू का श्रृंगार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतनी रचनाओं को आपको घोल के पी जाना है। भारतीय माँ हो, पहाड़ी स्त्री हो, पहाड़ी पुरुष हो, फल बेचने वाला हो, हाथी का स्नान हो, बधू का श्रृंगार हो, ब्रह्मचारी हो, बाल बधू हो, हल्दी पीसती औरत हो या फिर ऊँट और ऊँट वाले हों। ये डाटा बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखना है। अमृता शेरगिल से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न पक्का है। कभी कभी तो 3-3 प्रश्न एक साथ पूछ लिया गया अमृता शेरगिल से ही। इनकी माँ कहाँ की थी? हंगेरियन की। इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? आप जानते हैं पेरिस में हुई। ये जो है पैदा कहाँ पे हुई? आप जानते हैं हंगरी में पैदा हुई। तो क्वेश्चंस बहुत घुमा घुमा के पूछता है। इनकी रचना, भारतीय माँ किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की है। तो ये सब डाटा एक एक चित्रकार से कभी कभी 3-3, 4-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अमृता शेरगिल इस सब में बहुत फेमस हैं। अगला नाम आता है निकोलस रोरिक जी का। निकोलस रोरिक के बारे में अगर बात करते हैं तो निकोलस रोरिक रूस से आकर के भारतीय प्रकृति दर्शन एवं संस्कृति से प्रभावित होकर के यहीं बस गए थे। तो कहाँ से आते हैं निकोलस रोरिक? रूस से आते हैं, ये डाटा याद रखना है। और कहाँ बसते हैं? भारत में आकर के बस जाते हैं। जो है उनका दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो उनका दृष्टिकोण विश्वजनीन था, परंतु भारत में हिमालय के क्षेत्र में ही उन्होंने आत्मिक शांति का अनुभव हुआ और यहीं पर रह करके जो है वो भारतीय संस्कृति से हमेशा के लिए जुड़ गए। तो रूस के आए और मूल रूप से यहीं रह गए। कौन? निकोलस रोरिक जी। निकोलस रोरिक ने प्रकृति का चित्रण मानवीय क्रियाकलापों का परिक्षेप में ही किया है। उनके वृक्ष, पर्वत, बादल सभी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने रूसी थिएटरों के लिए बहुत कार्य किया है। स्टेज सेटिंग हो, भित्ति चित्रण हो, कैनवास पे चित्रण हो, सभी के लिए रोरिक ने जो है प्रवृत्ति अलंकारिकता का जो है काम किया है। निकोलस रोरिक रूस में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। उनके रंग अत्यंत जो है व्यंजन हैं और उनके प्रिय रंग में लाल, नीला, उन्नावी और सुनहरे पीले रंग का जो है समावेश खूब रहता है। रोरिक ने अपने देश के बैल निर्माताओं के साथ मिलकर के संगीत, चित्र आदि दृश्यात्मक कलाओं एवं अभिनयों का जो है सफल समन्वय भी प्रस्तुत किया है। जो उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं उसे हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? निकोलस रोरिक जी की हैं। रूस से आए थे, भारत में बस गए थे, हिमालय की घाटियों में रहना स्टार्ट कर दिए थे। उन्होंने हिमालय की अनेक छवियाँ बनाई जिसमें सूर्योदय, सूर्यास्त। सूर्योदय किसकी रचना है? निकोलस रोरिक के। सूर्यास्त निकोलस रोरिक की है। कोहरा, तेज धूप, चांदनी रात में उन्होंने हिमालय के भी चित्र बनाए हैं। तो चांदनी रात में हिमालय का दृश्य किसने बनाया है? मूल रूप से निकोलस रोरिक ने बनाया है। कहाँ के चित्रकार हैं? रूस के चित्रकार हैं। आते हैं हिमालय की घाटी में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब निकोलस रोरिक का काम कंप्लीट होता है, फिर हम लोग जो है समकालीन चित्रकार के बारे में देखेंगे। जैसे एन.एस. बेंद्रे का नाम आता है। एन.एस. बेंद्रे का जो संबंध है यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये 1910 से 1992 तक रहते हैं, 82 साल जिंदा रहते हैं। बेंद्रे का पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे है। इनका जन्म जो है 1910 में इंदौर में हुआ था और बड़ौदा विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के अध्यक्ष भी बने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। बड़ौदा विश्वविद्यालय के जो है प्रिंसिपल कौन बनाए गए? एन.एस. बेंद्रे साहब बनाए गए थे। वहीं से अवकाश लेने के पश्चात मुंबई में अपनी चित्र रचना करते हुए उसके बाद जो है मद्रास की एक फिल्म कंपनी में कला निर्देशन का भी काम किया है। कला निर्देशक के रूप में कौन फेमस हुए हैं? तो एन.एस. बेंद्रे साहब फेमस हुए हैं, याद रखना है। बेंद्रे के चित्रों में मुख्य घटक जो है किसका है? तो वास्तुशिल्पीय रूप का है, प्रकृति शौर्य का है और लोक जीवन को अनुकृतियों के रूप में जो है दर्शाने का काम भी एन.एस. बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे का रहा है। बेंद्रे ने अपने चित्रों में बिंदुओं की बहुलता से प्रयोग किया है।
इसलिए उन्हें बिंदुवादी चित्रकार कहा जाता है। एन.एस. बेंद्रे कैसे चित्रकार हैं? बिंदुवादी चित्रकार माने जाते हैं। उनके चित्रों की आकृतियाँ शैलीबद्ध हैं। इसमें प्रमुख जो है प्यास, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, प्यास, फल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, सूरजमुखी, दार्जिलिंग की चाय बगान की युवती, दार्जिलिंग चाय बगान की युवती को किसने चित्रित किया? नारायण श्रीधर बेंद्रे ने चित्रित किया। जन्म कहाँ पे होता है? इंदौर में होता है। कहाँ प्रिंसिपल बनते हैं? बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बनते हैं। ज्येष्ठ की दोपहरी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ज्येष्ठ की दोपहरी, अमरनाथ तथा कश्मीर के दृश्य किसके हैं? तो ये सारे काम जो है नारायण श्रीधर बेंद्रे जी के हैं। अब इतना डाटा आपको याद रखना है। जो चित्रकार का नाम लिखिए, उनका जन्म लिख लीजिए, वो कहाँ प्रिंसिपल थे या कहाँ पढ़ाई की है, लास्ट में उनके चित्रों की प्रयोग लिख लीजिए, कौन कौन सा चित्र उनका फेमस है। बस इतने में ही आपका काम बन जाएगा। पूरा डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अगला नाम आता है के हेब्बर का। 1912 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। केट्टीगिरी कृष्ण हेब्बर इनका पूरा नाम है बेटा। इनका जन्म जो है 1912 में दक्षिण कन्नड़ के एक गांव में होता है। मुगल व राजपूत कला से खूब ज़्यादा प्रभावित रहे के हेब्बर साहब, और मूल रूप से उनके चित्रों में भारतीय परंपरागत शैलियों का लयबद्ध रेखातक और यथार्थवाद और पाश्चात्य आधुनिक कला अंकन पद्धति में मूल रूप से समन्वित रूप से दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि के हेब्बर जो है मूल रूप से राजपूत कला से खूब प्रभावित हो गए और मुगल कला से खूब प्रभावित हो गए। फिर इनकी जो है भारतीय परंपरागत शैलियाँ लयबद्ध रूप से काम करना स्टार्ट कर देती हैं। उनके चित्रों में प्रायः ग्रामीण जीवन के साथ साथ जो है निर्धन, श्रमिक और साधारण लोगों के क्रियाकलापों को पर्याप्त दर्शाने का प्रयास किया गया है, पर्याप्त अंकन किया गया है। तो कैसा काम करते थे? ग्राम्य जीवन पे चित्र बनाते थे, निर्धन व्यक्तियों के चित्र बनाते थे, श्रमिकों को दर्शाने का प्रयास करते थे। इनके फेमस चित्र में बार बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मुर्गे की लड़ाई ही पूछा जाता है। मुर्गे की लड़ाई किसकी है? के हेब्बर साहब की है, यानी केट्टीगिरी कृष्ण हेब्बर। केट्टीगिरी कृष्ण हेब्बर की पर्याप्त रचना कौन सी है? मुर्गे की लड़ाई है, ब्रज है, श्रीनगर है और टाइल फैक्ट्री है। टाइल फैक्ट्री किसकी रचना है? के हेब्बर साहब की है। मुर्गे की लड़ाई बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। और मूल रूप से इनका जन्म 1912 में होता है। ये जन्म का ईयर भी पूछा जा चुका है, याद रखना। अगला नाम आएगा विकास भट्टाचार्य का। नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। विकास भट्टाचार्य आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, हालांकि आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ से एक आध क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता रहा है। विकास भट्टाचार्य का जो जन्म है 1940 में कोलकाता में होता है। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। कब होता है? 1940 में होता है। ये समकालीन कलाकार में से वह कलाकार हैं जो अति यथार्थवादी चित्रकार जाने जाते हैं और वह एक साधारण व्यक्ति को भी अनोखा आयाम देते हैं। उनका चित्र संसार बहुत बेचैन करने वाला है। उन्होंने ट्यूबवेल का जो है उद्घाटन, ट्यूबवेल का उद्घाटन या फिर ट्यूबवेल का उद्घाटन किसने बनाया है? तो ट्यूबवेल का जो है उद्घाटन करता दृश्य जो है विकास भट्टाचार्य का ही है। नामक चित्र में फोटोग्राफर के सामने यथार्थ चित्रण कर करके उन्होंने दिखा दिया था। तो विकास भट्टाचार्य कोलकाता में जन्म होता है। ट्यूबवेल का उद्घाटन बहुत फेमस दृश्य है इनका, इन्होंने बनाया है। सिनेमा का नाटकीय कल्पनाओं का जो है प्रयोग, गुड़िया चित्रण की कई श्रृंखलाएं भी मूल रूप से किसने बनाई है? तो विकास भट्टाचार्य ने बनाई है। ये दोनों डाटा आपको याद रखना है। ट्यूबवेल का उद्घाटन किसका चित्र है? विकास भट्टाचार्य का। इनका जन्म कहाँ होता है? कोलकाता में होता है। इनका एक जो है दृश्य चित्रण है, गुड़िया, गुड़िया नाम से एक श्रृंखला चलाई, उसमें बहुत सारे चित्रण इन्होंने किए हैं। तो विकास भट्टाचार्य से इतना डाटा आपको सदैव याद रखना है। अब नाम आता है के.एस. कुलकर्णी का। के.एस. कुलकर्णी, के.एस. कुलकर्णी, इनका जन्म 1918 में पूना के समीप स्थित बेलगांव में होता है। ये डाटा बिल्कुल रट लीजिएगा बेटा। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कहाँ पे होता है? बेलगांव में होता है। इनकी आरंभिक शिक्षा मुंबई में हुई है। अनेक कला प्रदर्शनियों में इनके चित्र जो है प्रदर्शित हुए हैं। ललित कला अकादमी की ओर से इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने और अपने ही देश में अनेक प्रदर्शनियों का सज्जा कार्य करने के कारण इन्हें पर्याप्त ख्याति अर्जित है। इन्होंने अपने चित्रण में प्रायः ग्राम्य जीवन को ही चित्रों में विषय बनाया है। कथावाचक और श्रृंगार इनका उत्तम कृति माना जाता है। कथावाचक और जो है श्रृंगार इनका सबसे अच्छा कृति माना जाता है। किसका? के.एस. कुलकर्णी का। के.एस. कुलकर्णी, याद रखना है, जन्म इनका बेलगांव में होता है। श्रृंगार और कथावाचक किसकी कृति है? तो श्रृंगार और कथावाचक फेमस है के.एस. कुलकर्णी साहब की कृति। अगला नाम आता है भावेश सान्याल का। लोग सोचते होंगे ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, पढ़ाए क्यों रहे हैं गुरुजी? जब बेटा आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे टीजीटी कला के लिए, तब आपको समझ में आएगा ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों क्वेश्चंस पूछा जाता है।
ये समसामयिक चित्रकार में आ जाते हैं। ETC एक्स्ट्रा लिखा होता है आगे, आदि, और आदि में ये सब समाहित हैं, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। भावेश सान्याल की आइए बात करते हैं। भावेश सान्याल ने चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में जो है ख्याति प्राप्त की है। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें से मूर्तिकार कौन है, तो भावेश सान्याल ही बनते हैं। तो चित्रकार और मूर्तिकार DP राय चौधरी की तरह ये दोनों हैं, याद रखना है। और ख्याति अर्जित की है। इनके चित्रों में जो है लोक कला की सरल प्रभाववादिता, आकृतियों के चित्राकर्षण, रंग विधान और जो है जनता शैली का सपाटपन दिखाई देता है। इनके चित्रों में गंभीरता है। उनके चित्र जो है स्नान और संगीतज्ञ उनकी तकनीकी और शैलियों में विशेषतात्मक जो है प्रतीक मानी जाती है। तो भावेश सान्याल कहाँ के चित्रकार हैं, बहुत अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। ये मूर्तिकला के लिए भी जो है बहुत फेमस हैं, और स्नान और संगीतज्ञ इनका जो है बहुत फेमस रचना है। ये याद रखना है, भावेश सान्याल स्नान और संगीतज्ञ के लिए जाने जाते हैं। चित्रकार और मूर्तिकार के लिए बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अगला नाम आता है KCS पडिक्कर का। KCS पडिक्कर ये भी आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस बनता है बेटा। KCS पडिक्कर का जन्म जो है 1911 में कोयम्बटूर में हुआ है। ये डाटा आपको याद रखना है। KCS पडिक्कर का जन्म कहाँ पे होता है, कोयम्बटूर में होता है। 1944 में पडिक्कर ने प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन की शुरुआत की थी। उनकी कला में शब्दों, प्रतीकों, आधुनिकता, परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इनका कुछ कार्य जो है तांत्रिक कला से मिलता जुलता दिखाई देता है। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में आदम और हव्वा, ये क्वेश्चंस कम से कम 20 बार पूछा गया है बेटा, याद रखना है। वनडे एंट्रेंस और कुल मिला के DGT में और PGT में मिला करके बहुत बार पूछा गया। आदम और हव्वा किसकी रचना है, आदम और हव्वा किसकी रचना है, तो ये KCS पडिक्कर साहब की रचना है। ईसा बसंत, ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया। ईसा बसंत किसकी रचना है, KCS पडिक्कर साहब की। पीला रंग धन्य है, धन्य है शांतिदूत, ये धन्य है नहीं, धन्य है शांतिदूत किसकी रचना है, धन्य है शांतिदूत मूल रूप से KCS पडिक्कर की रचना है। तो आपको धन्य है शांतिदूत, पीला रंग, ईसा बसंत और आदम और हव्वा किसकी रचना है, KCS पडिक्कर की। जन्म कहाँ होता है, कोयम्बटूर में। कब होता है, 1911 में। इतना नाम आपको याद रखना होगा KCS पडिक्कर के बारे में। रचना जरूर लिख लीजिएगा बेटा, इनका जन्म कहाँ हुआ ये लिख लीजिएगा। अगला नाम आता है मनु पारेख का। मनु पारेख आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आते हैं तो धमाल मचा देते हैं, आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। मनु पारेख का जन्म अहमदाबाद में 1939 ईस्वी में हुआ है। सीमित आर्थिक स्रोतों के कारण मुंबई में स्टेज पर जो है अभिनय करते रहे हैं। ये कौन, मनु पारेख जी। भारतीय हैंडलूम बोर्ड में डिजाइनर के पद पे भी काम किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय हैंडलूम बोर्ड में डिजाइनर के रूप में किसने काम किया है, तो मनु पारेख ने काम किया है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन सबके बावजूद सभी कला प्रमुख केंद्रों पर भी मूल रूप से इन्होंने बहुत तहलका मचाई है। लगातार कई प्रदर्शनियाँ की हैं। इनकी कला में जो है सामाजिक प्रतिबद्धता भी खूब झलकती है, और मधुबनी के हार्जनिक कलाकारों के काम को सामने लाने में मनु का सक्रिय योगदान रहा है। मनु पारेख का जन्म बहुत बार पूछा गया है, अहमदाबाद में होता है, 1939 में होता है, याद रखना है। और भारतीय हैंडलूम बोर्ड के डिजाइनर के रूप में काम किसने किया है, तो मनु पारेख ने किया है। ये दो डाटा जो है आपको सदैव याद रखना होगा। अगला नाम आता है जगदीश स्वामीनाथन का। जगदीश स्वामीनाथन का जो है जन्म बेटा 1928 में शिमला में होता है। ये डाटा याद रखना है। जगदीश स्वामीनाथन का जन्म कहाँ होता है, शिमला में होता है। कब होता है, 1928 में होता है। वैचारिक चित्रकार स्वामीनाथन ने ग्रुप 1890 की स्थापना मूल रूप से किसने की थी, तो जगदीश स्वामीनाथन ने की थी। ये भी डाटा आपको याद रखना है। इस ग्रुप में भारतीय आधुनिक कला जगत को जो है खुद काफ़ी चर्चा में रखा, और भोपाल में भारत कला भवन की स्थापना करवाने वाले स्वामीनाथन कला के संगठन पद पे भी सदैव बने रहे, अग्रणी भूमिका निभाते रहे। कई कला आंदोलनों में भी जो है सक्रिय रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। 1968 में नेहरू फेलोशिप पाने वाले स्वामीनाथन ने कला की ऐतिहासिक पत्रिका काट्रा का भी संपादन किया है। तो नेहरू फेलोशिप पाने वाले पहले कलाकार कौन हैं, तो नेहरू फेलोशिप भी कब मिलता है इन्हें, 1968 में मिलता है। 1968 में मूल रूप से इन्हें नेहरू फेलोशिप भी मिल जाता है, और जो है जगदीश स्वामीनाथन काट्रा का संपादन भी करते रहते हैं। ये दो डाटा आपको याद रखना है। जगदीश स्वामीनाथन ये भी याद रखना है। ग्रुप 1890 के संस्थापक भी यही रहे हैं। जन्म कहाँ पे होता है, शिमला में। कब होता है, 1928 में। इतना नाम आपको याद रखना है जो है जगदीश स्वामीनाथन के लिए। अगला नाम आता है कृष्णा रेड्डी। ये भी क्वेश्चंस बन चुके हैं बेटा, TGT कला में पूछा गया क्वेश्चन है कृष्णा रेड्डी से। आइए देखते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में कृष्णा रेड्डी का नाम जो है छापा चित्रकला में सबसे पहले आता है।
उन्होंने ग्राफिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। मूर्ति शिल्प में भी उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की है। किसने? कृष्णा रेड्डी ने। तो मूर्तिय शिल्प में भी मूल रूप से कृष्णा रेड्डी खास छाप छोड़ चुके हैं। छापा चित्रकला के मार्गदर्शक बने कृष्णा रेड्डी आज कई कलाकारों के प्रेरणा स्रोत मानते हैं और मूल रूप से मसखरे श्रृंखला उनकी अद्वितीय कृति मानी जाती है। मसखरे श्रृंखला किसकी है बेटा? वो कृष्णा रेड्डी की है। मसखरे श्रृंखला किसकी है? जो है किसकी है? वो कृष्णा रेड्डी की है। पहले छापा चित्रकार के रूप में ये जो है ख्याति प्राप्त हैं, याद रखना है। नाम बहुत फेमस है। मसखरे श्रृंखला किसकी है? कृष्णा रेड्डी की है। अगला नाम आता है बी प्रभा का। बी प्रभा नागपुर में जन्मी बी प्रभा को बचपन से ही चित्र रचना करने का शौक था। उन्होंने अपनी प्रथम प्रदर्शनी अपने पति के साथ 1956 में आयोजित की थी। 1958 में उन्होंने मुंबई आर्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था और ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में भी उन्होंने पुरस्कृत किया जा चुका है। उनके चित्रों में जीवन के उल्लास का ही प्रयोग चित्रण हुआ है और उनकी नारी आकृतियों को अत्यंत मासूमियत से अंकित करने का काम किया है। किसका? बी प्रभा का। बी प्रभा ने जो नारी की आकृतियों को बनाया है उसे बहुत ही मासूमियत से दर्शाने का प्रयास किया है। उनके द्वारा अंकित जो है अनावृत्तियों, अनावृत्तियों, ये नाम याद रखना है। अनावृत्तियों का रचनाकार कौन है? तो बी प्रभा है। नवयौवनाओं के चित्रों में कला जगत में हलचल मचाने का काम किसका रहा है? तो बी प्रभा का रहा है। जो है ज़्यादा मासूमियत के साथ औरतों को दर्शाने का काम किसका रहा है? बी प्रभा का रहा है, याद रखना है। नागपुर में इनका जन्म होता है। अगला खतरनाक नाम आता है एम.एफ. हुसैन का। बेटा अकेले कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस लेकर के आ जाते हैं पेपर में। 4 से 5 प्रश्न अकेले लेकर के आ जाते हैं। इनका पूरा हम लोग ऑटोबायोग्राफी भी देखेंगे। एम.एफ. हुसैन को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी, परेशान मत होना। आज फिलहाल इन्हें शॉर्ट टर्म में हम लोग देख लेते हैं। इन्हें शब्दशः याद रखना है आपको। समकालीन वरिष्ठ चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, पहले तो इनका नाम ही याद रखना है। मकबूल फिदा हुसैन है, कई बार यही पूछा गया है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के स्तंभ माने जाते हैं। हुसैन का जन्म सोलापुर महाराष्ट्र में होता है, ये भी डाटा याद रखना है। सोलापुर में किसका जन्म होता है? मकबूल फिदा हुसैन का जन्म होता है। कब होता है? 1915 में होता है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के प्रेरणा स्रोत हुसैन ने सिनेमा होर्डिंग्स के पेंटर के रूप में भी कार्य करना प्रारंभ किया और आज वह खुद फिल्मों का निर्माण करते हैं। इनकी फिल्म जो है कौन कौन सी है? तो गजगामनी और मीनाक्षरी जो है हमेशा चर्चा का विषय बनी रही है। तो गजगामनी और मीनाक्षरी किसकी फिल्म है? मकबूल फिदा हुसैन की फिल्म है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? सोलापुर महाराष्ट्र में होता है। आगे, हमेशा चर्चा और विवादों में बने रहने के कारण जो है हुसैन ने ललित कला अकेदमी की प्रथम राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पहला पुरस्कार पाया था और 1967 में थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर जो है वृत्ति चित्रण बनाया था। ये डाटा कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर, थ्रू द आइज ऑफ अ पेंटर किससे संबंधित है? मकबूल फिदा हुसैन से संबंधित है, याद रखना है बेटा। इनके वृत्ति चित्रण बनाया गया जो 1968 ईस्वी में फेमस होता है। 1968 ईस्वी में जो है बर्लिन में पुरस्कृत भी होता है। तो 1968 में कहाँ पुरस्कृत होता है? बर्लिन में पुरस्कृत होता है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। बुनियादी तौर पे हुसैन जो है प्रतीकवादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मानवाकृतियों में एक विशेष प्रकार की जो है विकृति उत्पन्न हो गई थी 1948 के लगभग। वह यथार्थवादी रहे और फिर घनवाद से जो है संपूर्ण जो है विकृति की तरफ धीरे धीरे पहुँचते गए। उन्होंने श्रृंखलाओं में चित्रों को उतारा है। उनकी प्रसिद्ध कृतियों में स्वास्तिक कम से कम 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। स्वास्तिक, ढोलकिया, घोड़े, वापसी, जमीन, मदर टेरेसा कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया। मदर टेरेसा, फूलन देवी, मकड़ी, बैलगाड़ी आदि जो है उल्लेखनीय चित्र किसके हैं? तो ये जो है मकबूल फिदा हुसैन के हैं। करबला बहुत फेमस दृश्य है, ये देख लीजिए करबला, और ये करबला बहुत फेमस है। कम से कम 3 से 4 बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। मकबूल फिदा हुसैन का करबला। मदर टेरेसा किसकी रचना है? वो भी मूल रूप से मकबूल फिदा हुसैन की ही मानी जाती है। अगला नाम देखेंगे तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा का नाम देखेंगे। FN सूजा। सूजा का जन्म जो है वह 1924 में गोवा में होता है, याद रखना है। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जनक के रूप में सूजा का नाम जो है जाना जाता है। सूजा हुसैन रजा और आरा के साथ साथ आधुनिक भारतीय कला जगत के चमकते सितारे रहे हैं। इस ग्रुप में जोश व हिम्मत दोनों थी। कौन सी आर्टिस्ट ग्रुप में? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, PAG कहा जाता था। PAG पैग
पैग सूजा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा मूल रूप से गोवा में जन्मते हैं और पैग के संस्थापक सदस्य हैं और इस ग्रुप में जोश और हिम्मत दोनों थी। सूजा ने अनगिनत चित्र बनाए। सूजा का दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। सूजा एक दिन में कई पेंटिंग्स करते थे। सूजा को अधिकांश कार्य जो है एक्रेलिक रंगों के माध्यम से करने का शौक था। एक्रेलिक रंगों के माध्यम से सबसे ज़्यादा चित्रण किसने किया है? तो याद रखना है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, जिनका जन्म गोवा में 1924 में होता है। प्रभाववादी रेखांकनों की समूची दुनिया ही समाई रही है। मसीहा, सलीब, औरत, देवी देवता, चेहरे आदि सभी जो चित्र जो है सूजा ही रेखांकित करते रहे। सूजा ही रेखांकित करते रहे। एक्रेलिक रंगों में चित्रण किसने किया है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। पैग के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो वो भी फ्रांसिस न्यूटन सूजा ही माने जाते हैं। जन्म कहाँ पे होता है? गोवा में। कब होता है? 1924 में। इतना नाम आपको फ्रांसिस न्यूटन सूजा से भी याद रखना होगा। आगे बात करते हैं सैयद हैदर रजा के बारे में। सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा का जन्म जो है मूल रूप से मध्य प्रदेश के कैकैया नामक गाँव में होता है। तो एमपी में किसका जन्म होता है? सैयद हैदर रजा का। 1922 में मूल रूप से इनका जन्म होता है और वह कई वर्षों तक पेरिस में भी रही हैं। तो सैयद हैदर रजा जो है पेरिस में भी बहुत सालों तक रह करके आए हैं। उन्होंने अस्थायी रूप से फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली है। ये भी याद रखना है, फ्रांस की नागरिकता वर्तमान में सैयद रजा के पास है। रजा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के जन्मदाताओं में से एक माने जाते हैं। प्रारंभ में रजा की कला को देखकर उनके जो है बाह्य अलंकरणों में जो है उत्पादनों के प्रति मोह का पता चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी कला जो है प्रौढ़ होती जाती है उनका यह मोह भी छूटता जाता है। रजा के रंगकार में भारतीय ना ही फ्रांसीसी वे ऐसे रंगों का प्रयोग करते हैं जिसके पास परंपरा की पूरी अर्थमय छटा दिखाई देती मिलती हो। तो सैयद हैदर रजा जन्म कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में। नागरिकता कहाँ की है? फ्रांस की। जन्म कब होता है? 1922 में। कहाँ पे रहते हैं? पेरिस में रहते हैं। ज़्यादातर जो है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग के सदस्य ये जन्मदाताओं के साथ मूल रूप से रहे हैं, यानी FN सूजा के साथ, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा के साथ जो है सैयद हैदर रजा का भी विशेष योगदान रहा है। अब सैयद हैदर रजा को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद KH आरा का नाम आता है। KH आरा का जो है कुछ चित्र बहुत फेमस है। आरा ने विशेष रूप से प्रकृति के संबंधित चित्रों को बड़ी मौलिकता से बनाया है। उनकी कृतियों में फल फूल फारसी लघु चित्रों की याद दिलाते हैं। आरा की कला में इतनी सरलता है कि एक साधारण दर्शक भी उसका आनंद ले सकता है, पर कोई जो है भोली भाली कृति नहीं दिखाई देती है। उनकी पूर्ण तकनीकी श्रेष्ठ है। उन्होंने अमूर्त चित्रण बहुत कम किया है। उनके अनावृत चित्रों को जो है मसलता है तो वह जो है श्रृंगारिकता नहीं दिखाई देता है। आरा की कला में मातिस का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। मातिस का प्रभाव किसके जो है कला में दिखाई देता है? तो मातिस का प्रभाव KH आरा के चित्रों में दिखाई देता है। मराठा बैटल इनकी बहुत फेमस कृति है, याद रखना है। मराठा बैटल किसकी रचना है? तो मराठा बैटल को KH आरा ने जो है चित्रित करने का काम किया है। KH आरा के बाद नाम आता है तैयब मेहता का। तैयब मेहता प्रोग्रेसिव कलाकारों की भांति तूलिका घातों तथा पैलेट नाइफ का प्रयोग चित्र में मूल रूप से केंद्रीय आकृति बनाने में करते थे। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। पैलेट नाइफ का प्रयोग कौन केंद्रीय भाग में बनाने के लिए करता है? तैयब मेहता जी करते हैं। कुछ दिन पश्चात यह विधि जो है त्यागपत्र सपाट रंग पर भरने लगे थे। उनकी आकृतियों की जो मुद्राएं हैं वो अत्यंत व्यंजक और भावपूर्ण हैं। तैयब मेहता प्लेट नाइफ का प्रयोग करके मूल रूप से केंद्रीय भाग का चित्र बनाने का काम किसका रहा है? तैयब मेहता का रहा है। आगे बात करते हैं तैयब मेहता के बारे में और क्या है, तो वे फिल्म में भी सक्रिय रहे हैं। कौन? तैयब मेहता जी। इनकी फिल्म है कुड़ाल पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। कुड़ाल किसकी फिल्म है? तैयब मेहता की फेमस फिल्म मानी जाती है। सन 1969-70 में फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं तैयब मेहता जी, और जो है अमूर्त कला में रुचि न रखते हुए स्वयं को अभिव्यंजनावादी कलाकार मानते हैं। क्वेश्चंस पूछा गया है तैयब मेहता का संबंध कैसा है, तो ये अभिव्यंजनावादी कलाकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। बेटा अगला नाम आते हैं रणबीर सिंह बिष्ट। हालांकि ये लखनऊ आर्ट कॉलेज में भी पढ़े हैं और वहीं पढ़ाए भी हैं। इनका नाम बहुत फेमस हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चंस बन चुका है। रणबीर सिंह बिष्ट का जो जन्म है वो लैंड्सडाउन गढ़वाल में मूल रूप से
1928 में होता है। उन्होंने लखनऊ कला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है, वहीं पर 1956 में प्रवक्ता भी हो गए हैं। तत्पश्चात 1968 में प्रधानाचार्य बना दिए गए और 1973 तक यहाँ जो है महाविद्यालय लखनऊ महाविद्यालय से संबद्ध हो जाने के उपरांत ललित कला संकाय के डीन भी बनाए गए। जब ये LU से जो है संबद्ध हो गया उसके बाद ये जो है ललित कला संकाय के डीन भी बन गए। बिष्ट की कला के प्रकृति प्रेम का स्वर जो है सर्वाधिक मुखर है, फिर भी उनकी जो है कला सदैव प्रयोगधर्मी रही है। कभी अत्यंत आवेग में बनी उनकी कृतियाँ अपूर्ण या विस्फोटक सी लगती हैं, तो कभी अत्यंत धैर्यपूर्ण मनोरम आकृतियों की रचनाएं भी मानी जाती रही हैं। किसकी? रणबीर सिंह बिष्ट की। जन्म कहाँ होता है? लैंसडाउन गढ़वाल। प्रवक्ता कहाँ बनते हैं? लखनऊ कला विद्यालय में मूल रूप से प्रवक्ता भी बनते हैं, यहीं ये पढ़ाई भी करते हैं। अगला नाम आता है सैलोज मुखर्जी का। बहुत फेमस नाम है, आपसे जो है क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। सैलोज मुखर्जी का जन्म कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है। कब होता है? 2 नवंबर 1907 को होता है। तो 2 नवंबर 1907 को सैलोज मुखर्जी का जन्म मूल रूप से कोलकाता में होता है। उन्होंने प्रतिपल स्पंदन करते हुए दैनिक जीवन को भी चित्रित किया है। लंबे नरनारी प्रकृति के बदलेते हुए रूप को जो है पशु पक्षी सभी अंकित करते हुए दिखाए गए हैं। मातिस से भी मूल रूप से सैलोज मुखर्जी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं और मूल रूप से उनकी नारी आकृतियाँ पूर्णतया भारतीय हैं। उनके सभी चित्र जो है स्पष्ट और सरल दिखाई देते हैं, उसमें व्यंग और हर्ष का जो है कोई भाव ही नहीं है। रोमांस की भावनाएँ खूब दिखाई देती हैं। सैलोज ने तैल रंगों का व्यंजन और लयात्मक रेखांकन के साथ अद्भुत सामंजस्य किया है, अद्भुत चित्रण किया है। तो सैलोज ने किससे जो है चित्रण किए हैं? तैल रंगों से अच्छा सा चित्रण बनाया है। आलम मेलकर का नाम दूसरा आता है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आलम मेलकर, कुछ लोग सोचेंगे यार इतना क्वेश्चंस कहाँ से आता है, इतने चित्रकार तो कभी हमने नहीं पढ़े। बेटा पढ़ना पड़ेगा। सैलोज मुखर्जी क्वेश्चंस बन चुके हैं, रणबीर बिष्ट बन चुके हैं, बन जाए कोई बड़ी बात नहीं। तो आलम मेलकर की अगर बात करते हैं तो अब्दुल रहमान अप्पा भाई आमेलकर का जन्म जो है मूल रूप से, इनका पूरा नाम यह है अब्दुल रहीम अप्पा भाई आमेलकर का जन्म जो है वो 1920 में अहमदाबाद में होता है। वह प्रारंभ में जल रंगों के सदृश चित्रण करते थे, फिर भारतीय परंपरावादी शैली के प्राचीन कथनकों के चित्रण करना स्टार्ट करते हैं, जिस पर मुगल, राजस्थानी, बसौली और दक्षिणी लघु चित्रणों का खूब अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। आकृतियों को अपनी निजी शैली में ढालकर तार के समान पतली रेखाएं, लयात्मक और तनाव उत्पन्न किया जाता है। यह चित्रांकन प्रायः जो है टेम्परा में दिखाई देता है। उनकी कला में लोक कला और आंचलिकता का जो है पुट भी दिखाई देता है। अपने देश में लोक जीवन तथा लोक कला को वे भारतीय और विदेशी जनता के सम्मुख लाने का प्रयास करते हैं। भारतीय चित्रकला में यह उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला नाम आता है जो है बहुत फेमस नाम है, वो है जे सुल्तान अली का। जे सुल्तान अली 1920 से 1990 तक इनका कार्यकाल रहा है और सुल्तान अली आरंभिक में जो है आकृति मूलक चित्रकार के रूप में प्रदर्शित थे तथा तकनीकी पर जो है विशेष बल देते थे। कौन? जे सुल्तान अली। उनके आरंभिक सरल रूप जो है लोक कला, आदिम कला जो मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की आदिवासी परंपराओं की जो है शिल्पकला पे आधारित होती थी और जो है आधुनिक कला से प्रभावित माने जाते हैं जे सुल्तान अली। वे पहले जल रंग के अलंकारिक आकृतियां बनाते थे। उनकी टेक्सटाइल डिजाइनिंग में भी वो है बहुत विशेष रुचि रही है। लेकिन जे सुल्तान अली के नवीनतम प्रयोग जो है लोक कला और आदिम कला के प्रतीकों और तांत्रिकियों का है एक ऐसा अभिव्यंजनावादी प्रयास दिखाई देता है जो अति यथार्थवादी प्रभाव डालता है। चित्र में जो है विस्तृत अंतराल के गहरे प्रभाव से युक्त आकृतियां रहस्यमयी प्रतीत होती हैं, फिर भी उनमें एक जो है अलंकारिक सौंदर्य का प्रभाव बना रहता है। जे सुल्तान अली के बारे में इतना डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जहांगीर साबावाला। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आप डाटा करवा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो नाम कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं आपके सिलेबस में। फिर भी बेटा जो इंपॉर्टेंट है वही कराया जा रहा है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, कल हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर 1999 आपको कराया जाए, तो अगर वो कराया जाता है तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कहाँ कहाँ तक का है।
ठीक है। तो जहांगीर साहबावाला की अगर बात करते हैं तो जहांगीर साहबावाला का जन्म 1922 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने घनवादी चित्रांकन का आरंभन किया और मूल रूप से घनवादी के ही विविध रूपों का प्रयोग सर्वाधिक करते हुए जहांगीर साहबावाला आगे बढ़ते हैं। किंतु उनकी कला जो है कभी अमूर्त नहीं हुई है। उनके चित्रों में जाने पहचाने रूप किसी न किसी विधि में जो है उपस्थित दिखाई देते हैं। उनके प्रमुख चित्रों में जो है अस्वाभिकृत प्रणय यानी घनवादी शैली है और शांति यानी घनवादी और अमूर्त का समन्वय दिखाई देता है। झरना जो है समन्वयवादी है या सामान्य व्याख्या है जो है, और साथ ही साथ बौद्ध भिक्षु जिसे हम लोग आकृति मूलक घनवादी मानते हैं बौद्ध भिक्षु को, वो भी दृश्य मूल रूप से किसने बनाया है तो जहांगीर साहबावाला ने बनाया है। ऊँटों का विश्रांत था उजड़ा गांव मूल रूप से कैसा दृश्य है घनवादी दृश्य है। और झीलों के पवित्र आंचल में पत्रहीन वृक्ष ये प्रभाववादी चित्र है, बहुत फेमस दृश्य है, इसे याद रखना है बेटा, पूछा जा सकता है। झीलों के पवित्र आंचल में जो है पत्रहीन वृक्ष कहाँ पे हैं तो मूल रूप से इसका चित्रण जहांगीर साहबावाला ने किया है। प्रभाववादी कलाकार हैं और जो है प्रभाववादी समूह में इनकी रचना की गई है। पवित्र आत्मा कुमारी मेरी अभिव्यंजनावादी है, मूल रूप से इतनी रचनाएं एक साथ उन्होंने की है। झरना समन्वयात्मक है, भिक्षु आकृति मूलक घनवादी है, ऊँट का विश्राम उजड़ा गांव घनवादी में है, झील के पवित्र आंचल में जो है पत्रहीन वृक्ष कैसे हैं प्रभाववादी है, जबकि पवित्र आत्मा कुमारी मेरी जो है ये अभिव्यंजनावादी है। इसका चित्रण सभी का किसने किया है जहांगीर साहबावाला ने। अगला बहुत फेमस नाम आता है बेटा के.जी. सुब्रमण्यम का। मनी इनका फुल नाम है, याद रखना है। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म केरला के पालघाट में 1924 में होता है। के.जी. सुब्रमण्यम आपके सिलेबस में हैं नहीं, के.एस. कुलकर्णी थे, लेकिन के.जी. सुब्रमण्यम पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आपको सदैव याद रखना होगा। सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ होता है केरला में होता है, किस घाट में पालघाट में 1924 में होता है। वह चित्रकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, डिजाइनर भी हैं, विचारक भी हैं और कुशल शिक्षक भी हैं। तो इतना नाम आपको याद रखना, ये चित्रकार हैं, भित्ति चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, डिजाइनर हैं, विचारक हैं और साथ ही साथ जो है कुशल शिक्षक भी हैं। कौन के.जी. सुब्रमण्यम। उन्होंने कैनवास के अतिरिक्त शीशे पर भी खूब पेंटिंग की है। 1978 में उनकी जो है एक पुस्तक आती है मूविंग फोकस के लेखक कौन है के.जी. सुब्रमण्यम साहब हैं, प्रकाशित होती है जो बहुत प्रसिद्ध होती है। बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय में 30 वर्ष तक जुड़े रहे। मूल रूप से बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय में 30 वर्ष तक ये जुड़े रहे और 1982 में भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर 13 फरवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए की कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। किसे के.जी. सुब्रमण्यम जी को। उन्हें अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मुर्गा बेचने वाला उनका एक प्रसिद्ध चित्र है, याद रखना है, मुर्गा बेचने वाला किसका चित्र है के.जी. सुब्रमण्यम साहब का बहुत फेमस चित्र है। आगे और डाटा आपको इनके लिए याद रखना होगा कि उनकी प्रकृति चिंतन अत्यंत कोमल तुलिका स्पर्शों द्वारा अंकित किया गया है। उनका स्थान जो है भारतीय लघु चित्रण के लिए आचार्यों में गिना जाता है। किसका के.जी. सुब्रमण्यम का। के.जी. सुब्रमण्यम का सबसे फेमस दृश्य कौन सा है मुर्गा बेचने वाला, बहुत फेमस है। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी मूविंग फोकस, पुस्तक किसकी है के.जी. सुब्रमण्यम साहब की है। इतना डाटा आपको याद रखना है। इनका जन्म केरला के पालघाट में होता है। कब होता है 1924 में होता है। अगला नाम आता है राम कुमार का। राम कुमार बेटा पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। कुछ लोग सोचेंगे हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में है। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। राम कुमार के वाराणसी के दृश्य चित्रों की श्रृंखला और स्केच जो है आधुनिक दृश्य चित्रों की अमूर्त शैली और उत्तम उदाहरण माने जाते हैं। तो ये डाटा बहुत बार पूछा गया है। वाराणसी के दृश्य चित्रों को किसने सजाया है, मूल रूप से राम कुमार ने सजाया है। वाराणसी को जो छाप मन पे पड़ती है केवल उसी को इस चित्रों में अमूर्त शैली के दृश्य के रूप में देखने का प्रयत्न किया गया है, परंतु इसमें भाव की गहराई नहीं दिखाई देती है। 1965 से 67 के मध्य बने स्याही और मोमी रेखा चित्रों के लिए जो है मूल रूप से ये जाने जाते हैं। इनके पाश्चात एक्रेलिक रंगों में भी जो है बनारस आदि के शहरों का दृश्य चित्रण निर्मित किया गया है। तो राम कुमार से इतना डाटा आपको याद रखना होगा कि बनारस के दृश्य चित्रकार हैं, अच्छे चित्रकार हैं, बहुत अच्छे डाटा पूछे जा चुके हैं। बनारस के घाटों को चित्रित करने का काम किसका रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। बनारस के दृश्य चित्रों को किसने चित्रित किया है, राम कुमार ने चित्रित किया है। अगला नाम आता है जे राम पटेल का। जे राम पटेल, आइए जे राम पटेल के बारे में जानते हैं। 1963 में कुछ अन्य कलाकारों के साथ ग्रुप 1890 की स्थापना भी
किसने? जयराम पटेल ने 1890 की स्थापना की। काफ़ी समय तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद और उसके स्थान पे ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड के है जो है मूल रूप से उससे भी जुड़े रहे, और उसके साथ साथ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद में डिज़ाइन कंसल्टेंट के रूप में भी वे कार्य कर चुके हैं। वह 1966 से बड़ौदा विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो जयराम पटेल का संबंध किससे है? बड़ौदा विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स सोसाइटी के जो है अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुके हैं, प्रोफेसर के रूप में भी काम कर चुके हैं, और डीन पद पे भी जो है सुशोभित कर चुके हैं। डीन पद को भी ये जयराम पटेल जी सुशोभित कर चुके हैं। आगे कला जगत में पटेल की पहचान जो है कागज़ पर रेखांकनों और धातुओं की चादरों पर जो है कास्ट और रिलीफ के कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कास्ट का उपयोग मात्र आधार के रूप में नहीं किया है, बल्कि लकड़ी और धरातल जला करके उसको खुरच करके फिर कहीं कहीं पर उस पर कुछ रंग लगा करके काष्ठ तल का चित्र जो है परिवर्तित कर दिया है। जलकर लकड़ी में कहीं कहीं गड्ढे भी हो गए हैं, गहरे गड्ढे भी कर दिए गए हैं। किसके द्वारा? जयराम पटेल के द्वारा। इन सभी को जो है जयराम पटेल ने अत्यंत सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, जो सम्मोहक और रहस्यमयी बताए जाते हैं, रहस्यमयी दिखाई देता है। अब जयराम पटेल के बाद नाम किसका आता है? तो हिम्मत शाह का नाम आता है। अभी 3-4 चित्रकार और हैं बेटा। हिम्मत शाह का नाम आता है। हिम्मत शाह को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आधुनिक चित्रकला में हिम्मत शाह अलग ढंग के कलाकार हैं। वह ना मूर्त हैं, ना मूर्ति हैं, ना ही धरातलीय डिजाइन की चिंता करते हैं। उनके रेखांकनों का अभूतपूर्व सृजनात्मकता है। पेंटिंग, मूर्ति शिल्प, रेखांकन, भित्ति चित्र, ग्राफिक फोटोग्राफी, मिट्टी का कार्य, टेराकोटा, सेरेमिक, सोने और चांदी के पात्र आदि में शिल्प के सभी कुशलता प्राप्त चित्रकार हिम्मत शाह हैं। तो सब टाइप से काम कर लेते हैं, चाहे मूर्ति शिल्प हो, रेखांकन हो, भित्ति चित्रण हो, ग्राफिक हो, फोटोग्राफी हो, मिट्टी कार्य हो, टेराकोटा हो, सेरेमिक हो, सोना चांदी का हो, सब कुछ कार्य करने में जो है कुशल हैं, सिद्धहस्त हैं। कौन? तो हिम्मत शाह जी हैं। हिम्मत शाह के बारे में आगे क्या कहा गया है? तो कहा गया है चित्रों में शाह तेज और चमकीले रंग पसंद करते हैं। उनकी कला में जो है मूल स्रोत जीवन और लोक कला को दर्शाता है। अब हिम्मत शाह के बाद अगला नाम आता है गुलाम मोहम्मद शेख का। गुलाम मोहम्मद शेख प्रिंट रेकर के साथ साथ ये जो है लेखक भी हैं, कवि भी हैं, याद रखना है। बहुत फेमस नाम आता है गुलाम मोहम्मद शेख का। गुलाम मोहम्मद शेख जो है भारतीय युवा कलाकार हैं और चित्रकार के साथ साथ ये प्रिंटर के साथ साथ लेखक, कवि और कला समीक्षक भी हैं। याद रखना है गुलाम मोहम्मद शेख कैसे हैं? कला समीक्षक भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, प्रिंट मेकर भी हैं और चित्रकार भी हैं। यद्यपि उनकी शैली में भारतीय लघु चित्रों का प्रभाव खूब दिखाई देता है, परंतु उनका जो है विश्वास परंपरा को दोहराने में नहीं है। उनके नए नए चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थ का एक नए रूप में जो है मिश्रण दिखाई देता है। उनके कुछ चित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, रिटर्न होम आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस। ये किसका चित्रण है? ये गुलाम मोहम्मद शेख का है। मनुष्य यानी मैन, बोलती सड़क यानी स्पीकिंग स्ट्रेट। ये क्वेश्चंस पूछा गया है। बोलती सड़क बेटा किसकी रचना है? बोलती सड़क किसकी रचना है? तो गुलाम मोहम्मद शेख की रचना है, याद रखना है। और प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के बारे में मूल रूप से ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। गुलाम मोहम्मद शेख ने इसकी रचना की है। अगला नाम आता है सतीश गुजराल का। सतीश गुजराल बहुत फेमस नाम है बेटा, प्रीवियस ईयर में खूब धमाल मचा चुके हैं। सतीश गुजराल गुजरात में जो है गुजराल ने पेंटिंग, सिरेमिक, कोलाज, बहुत फेमस नाम, कोलाज, शीशा, लकड़ी, धातु, मिट्टी आदि में खूब कार्य किया है। कोलाज में चित्रण किसने किया? सतीश गुजराल ने किया है। भित्ति चित्रण यानी म्यूरल के क्षेत्र में आपकी विशेष पहचान रही है। आपके आरंभिक कला जीवन में जो है 1950 से 60 के बीच गुजराल ने अपने चित्रों में मानवीय पीड़ा को चित्रित करने का काम किया है, जिस पर मैक्सिकन कला का पर्याप्त प्रभाव दिखाई देता है। उनकी विविधतापूर्ण मौलिक कृतियाँ जो है आधुनिक भारतीय कला को सबसे बड़ा योगदान के रूप में दर्शाती हैं। अगला नाम आता है रवि शंकर रावल का। रवि शंकर रावल के बारे में आइए देखते हैं क्या डाटा पूछा गया है। तो रवि शंकर रावल का जन्म जो है गुजरात के एक प्रमुख कलाकार माने जाने वाले हैं। उन्होंने बंगाल शैली के सिद्धांतों पर आधारित एक नवीन शैली को जो है कलाकारों के लिए नई शाखा को जन्म दिया। उनके जो है चित्रों में जनजीवन का चित्रण खूब अच्छे से दिखाई देता है। जनजीवन का चित्रण किसने किया है? रवि शंकर रावल ने किया है। पशु पक्षियों का भी उन्होंने सुंदर चित्रण किया है, किंतु उनके चित्रों में एक नवीनता है। उनकी दृष्टि से जो है कलाकृतियों का प्रधान अंक उनकी संपूर्णता दिखाई देती है। रावल के चित्रों में हाट की ओर, घोड़ा, बुद्ध का ग्रहाभिगमन,
बुद्ध का ग्रहाभिगमन किसका रचना है, तो वो रविशंकर रावल का ही रचना माना जाता है, जो है बुद्ध का ग्रहाभिगमन। और प्यार की प्यास, यानी प्यार की प्यास मूल रूप से किसकी रचना है, तो प्यार की प्यास को भी मूल रूप से रविशंकर रावल ने ही चित्रित किया है। गुजरात श्रेणी के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं रविशंकर रावल। ठीक है, तो प्यार की प्यास किसने चित्रित किया है, रविशंकर रावल ने चित्रित किया है। लास्ट नाम आता है शांति दवे का। शांति दवे ये लास्ट नाम है बेटा, आज के समसामयिक चित्रकारों में लास्ट नाम शांति दवे का आता है। और शांति दवे बड़ौदा क्षेत्र की इस आधुनिक कलाकार का जन्म कब होता है, 1913 में होता है। कला शिक्षा बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने चित्र रचना शुरू की और भारत में उनके जो है प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, किसे, शांति देव को। और मूल रूप से कहा जाता है कि विदेशों में भी इनकी अपने चित्रों में प्रदर्शनी लगने का मौका मिल रहा था और भारतीय चित्रकला में रेखा का महत्व हमेशा रहा है। और श्री शांति दवे ने भी अपने चित्रों में रेखा का महत्व रखते हुए आधुनिक चित्रकला का समावेश किया। आपके चित्रों में है चटकीले रंगों का कसीदाकारी का विशेष झलक दिखाई देता है। तो कसीदाकारी का, चटक रंगों का अच्छा अवशेष कहाँ दिखाई देता है या फिर अच्छा समन्वय कहाँ दिखाई देता है, तो शांति दवे के चित्रों में दिखाई देता है। 1962 के पश्चात आपका सूक्ष्म चित्रण शुरू हुआ है और इसके चित्रों में मूल रूप से परछाई का अभाव दिखाई देता है। किसके चित्रों में, तो शांति दवे के चित्रों में ऐसा कारनामा दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है समसामयिक चित्रकार के सभी जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के हों जिनका जन्म जोंडा साको कोलकाता में होता है, आप जानते होंगे 1861 में होता है, चाहे इनके सफ़ेद धागे हों या फिर कानाफूसी हो, थके हुए यात्री हों या फिर माँ और बच्चा हो, इनकी रचनाओं को देखा आपने, साथ में बहुत सारे कलाकारों के बारे में देखने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उनके चित्रण को, उनके जन्म को जरूर लिख रहे होंगे और अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ से बना तो 30 से 40 प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से पूछा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम लोग इसका महामैराथन भी देखेंगे और जो जो चित्रकारों को हमने बताया है कि बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है उसे हम बहुत अच्छे से, तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आज इसीलिए कराया गया है कि आप ये जान जाएं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।